state policy are given in part 4th of the Indian Constitution. हमारे भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इसको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, लेकिन वो जानने से पहले एक चीज और आवश्यक है कि क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान का हिस्सा क्यों बने, कैसे बने, कहाँ से हमने इसको बोरो किया, या जो हमारी संविधान सभा थी उसके द्वारा इस पर क्या चर्चा की गई। तो जो ये कंसेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। उनका संविधान आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 45 है वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। एंड द जेनेसिस ऑफ दिस इज स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। So to understand the meaning of directive principles of state policy, हमें इसके हर शब्द को समझना पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी मतलब कि ये सजेस्ट करता है एक ऐसे प्रिंसिपल को जो स्टेट के द्वारा मिले हैं, या स्टेट को ये डायरेक्टिव मिले हैं कि उनको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, जो स्टेट को लेकर कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। वो पॉलिसीज किसके लिए होंगी? वो इसके आम पब्लिक के लिए। So the directive principles of the state policy is just like a guideline or a standard, a norm for the state, so that the state while making its laws can follow and consider those principles which are there in part 4th of the Constitution. जब हम इन प्रिंसिपल को अप्लाई करने की बात करते हैं, इन प्रिंसिपल के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि पार्ट 4th में क्या प्रावधान ऐसे हैं, ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जिस पर स्टेट को अपनी पॉलिसीज बनानी है। तो भाग 4 आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक उसमें अनुच्छेद दिए हैं। आर्टिकल 36 जो पहला आर्टिकल है भाग 4 का, दैट डिफाइंस स्टेट। यहाँ पर स्टेट को उसी तरीके से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है जैसे भाग 3 में किया गया है आर्टिकल 12 में। भाग 3 जो हम सभी जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। और भाग 3 में जिस तरीके से स्टेट को एक्सपेंड किया है सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के द्वारा कि अदर अथॉरिटीज कौन से होंगे, लोकल अथॉरिटीज क्या हैं, जिसका एक इलास्टिक इंटरप्रिटेशन भी किया गया है, उसी तरीके से आर्टिकल 36 जो स्टेट की बात करता है उनमें ये सभी चीजें शामिल रहेंगी। और आर्टिकल 36 के बाद जब हम अगला आर्टिकल देखते हैं भाग 4 में, तो वो है आर्टिकल 37। तो जो पूरी एनफोर्सेबिलिटी की बात है वो इस आर्टिकल 37 में कही गई। और ये जो आर्टिकल 37 है ये कुछ इस तरीके से कहता है कि जो प्रोविजन इस भाग में दिए गए हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होंगे कोर्ट के द्वारा, बट एट द सेम टाइम दीज प्रिंसिपल्स विच आर द पार्ट ऑफ आर्टिकल 36 to article 51 part 4 of the constitution, they shall be fundamental in the governance of the country। वो मूल होंगे, आधार होंगे हमारे देश का जो गवर्नेंस है, शासन है, किस तरीके से किया जाएगा, उस गवर्नेंस के लिए जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ये फंडामेंटल रहेंगे। And at the same time article 37 also says that it shall be the duty of the state to apply these principles in making the laws। कि जब भी वो कानून बनाए, स्टेट पार्लियामेंट है जो कानून बना सकती है, स्टेट असेंबलीज हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं आर्टिकल 12 में, और उसी तरीके से आर्टिकल 36 में भी आती हैं। तो ये आर्टिकल 37 कहता है कि स्टेट shall have the duty to apply these principles in making the laws। So article 37 defines the nature of the directive principles of the state policy।
it states that directive principles of the state policies are not enforceable in the courts. ये इसका प्रकृति क्या होगी उसके बारे में जानकारी देता है आर्टिकल 37। साथ ही साथ ये भी बताता है कि ये न्यायालयों के द्वारा एनफोर्स नहीं कराए जा सकते हैं। बट as I told you, the language of Article 37 says that these principles shall be fundamental to the governance of the country. So this shows the significance, the importance, and the relevance of the directive principles of the state policy in the constitution and in the governance of the country. Then there are many provisions in part 4th of the constitution which speaks about different types of the work which the state has to make a law, for which the state has to make the policies for implementing the demands for social justice, economic justice, and to uplift the weaker sections, to protect the rights of the weaker sections, to save and protect the flora, fauna, to save and the interest of the children, to save the interest of the workers, laborers, that is the persons who are in the marginalized society and they are belonging to that section. उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उनके राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को कैसे प्रमोट करना है, ये सारे प्रावधान आर्टिकल 38 से लेके 51 तक दिए गए हैं। तो केवल एक चर्चा कि क्या क्या वो प्रावधान हैं। आर्टिकल 38 जैसे बात करता है एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर करने की, और जो आम लोग हैं, जो जनता है, उनके वेलफेयर के लिए किस तरीके से उनके वेलफेयर को प्रमोट किया जाएगा, तो इसके लिए स्टेट को एंडेवर्स करने हैं, उनको प्रयास करने हैं। इसी तरीके से 39 में अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो स्टेट को अपनी पॉलिसी बताते समय उनको फॉलो करना है, चाहे वो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे की बात करते हों या फिर वो बच्चों के न्यूट्रिशन वैल्यूज की बात करते हों। इस तरीके से 39 A, B, C, D, E, F ऐसे करके जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं वो एक बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस को ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया है आर्टिकल 39 में। साथ ही साथ 39A जो कैपिटल ए है, इसको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया भाग 4 में, ये पहले नहीं था। तो ये इक्वल जस्टिस की बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है कि वो लोग जो इकोनॉमिकली वीकर हैं और जो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अपने मामले में, अपना उनका रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव नहीं कर सकते हैं, एडवोकेट्स नहीं ले सकते, तो उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी। इसके बारे में चर्चा की गई है 39A में। फिर आर्टिकल 40 की अगर हम बात करते हैं तो विलेज पंचायत में कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। और उस पर जब कानून बनाया जाएगा तो आर्टिकल 40 को ध्यान में रखते हुए सरकार स्टेट कानून बनाएगी। आर्टिकल 41 जो है वो बात करते हैं कि राइट टू वर्क, कैसे प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार, रोजगार मिले, राइट टू एजुकेशन, और पब्लिक असिस्टेंस जो है कुछ मामलों में किस तरीके से दी जाएगी, इसके लिए स्टेट्स को एफर्ट्स करने हैं, इसके लिए स्टेट को अपने प्रयास करने हैं। तो वो अपने इसमें किस तरीके से कार्य करे, किस तरीके से लॉज बनाए, किस तरीके से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को लेके आए। जैसे हम राइट टू वर्क की अगर बात करें तो मनरेगा जो 2005 में महात्मा गांधी जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी उसके तहत किस तरीके से 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 41 में जो राइट टू वर्क की बात कही गई है उसी से निकला हुआ एक एक्ट बनाया गया। आर्टिकल 42 बात करता है एक ह्यूमन कंडीशंस की, वर्क में किस तरीके से कंडीशंस जो हैं वो एक मानवीय परिस्थितियों में रहते हुए किसी से काम कराया जाए, और साथ ही साथ मैटरनिटी लीव्स की भी व्यवस्था की गई है। और इसके अंतर्गत भी कानून बनाए गए स्टेट के द्वारा कि मैटरनिटी बेनिफिट्स किस तरीके से मिलेंगे, जो वर्किंग वुमेन हैं काम के दौरान उनको छुट्टियां मिलेंगी और उनको क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, सो दैट कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो ह्यूमन हो, वो जस्ट हो, वो फेयर हो उनके लिए, इसके लिए प्रावधान बनाने की बात कही गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 43 जो है वो लिविंग वेजेस की बात करता है कि जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको कम से कम इतना एक वेजेस मिले जो लिविंग कंडीशन उनका जो स्टैंडर्ड है उसको वो फुलफिल कर पाए। एक तो मिनिमम वेजेस एक्ट हमारा बना हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ रोटी कपड़ा मकान के अतिरिक्त भी जो चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं
तो लिविंग वेजेस के अकॉर्डिंगली उसको स्टेट प्रयास करेगा। साथ ही साथ 43A और 43B जो है वो संविधान में हमारे पहले से नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी बाद में जोड़ा गया। और ये वर्कर्स जो हैं उनके पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है उसमें उनका भी पार्टिसिपेशन हो, सो दैट वो किस तरीके से उनके रूल्स बनेंगे, उनके सर्विस रूल्स क्या होंगे, उनके सैलरीज और उनके पेमेंट्स क्या होंगे, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं जो वर्कर्स से रिलेट करती हैं, तो वो मैनेजमेंट का हिस्सा होकर वो भी उसमें अपना जजमेंट दे सकेंगे, वो भी अपना डिसीजन उसमें शामिल कर सकेंगे। तो इस तरीके की प्रावधान बनाने के लिए भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 43A में। और इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो पहले संविधान में नहीं थी, अब संविधान का हिस्सा है, तो उसको कैसे प्रमोट किया जाए इसके बारे में भी 43B में स्टेट को एंडेवर करना है। साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू भी रहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा सिटीजन्स के लिए। तो उस पर हमेशा से ये चर्चा रही है कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, और उसके साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हर व्यक्ति को मिला हुआ है। आर्टिकल 25 से 28 अगर हम पार्ट थर्ड में देखें तो वो फंडामेंटल राइट है। हमारी प्रीएम्बल में भी कहा गया है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड ऑफ वर्शिप। तो ऐसे में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जरूरी है नेशन के लिए, और उसके लिए आर्टिकल 44 इसके लिए प्रयास करता है कि स्टेट को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना होगा। जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की अगर हम बात करें तो आईपीसी सब पर एप्लीकेबल है, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो सिविल मैटर्स चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हों, प्रॉपर्टी सक्सेशन से रिलेटेड हों, एडॉप्शन मेंटेनेंस से रिलेटेड हों, जो सिविल मैटर्स हैं उस पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है और पर्सनल लॉज लागू होते हैं। तो यहाँ पर स्टेट ये प्रयास करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कई बार डायरेक्शंस दिए हैं, लेकिन अभी इस पर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कही गई है। इसके बाद आर्टिकल 45 जो है, तो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय तो इसमें खाली ये कहा गया था कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन 86 अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा इसको पूरा जो प्रावधान थे उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरा प्रावधान किया गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जो नवजात बच्चे हैं उनको लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके केयर को लेकर प्रावधान किए जाएंगे, और बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल तक के बच्चों के लिए सरकार स्टेट प्रयास करेगा। 46 आर्टिकल जो है वो बात करता है प्रमोशन कि इंटरेस्ट प्रमोट करने हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करने हैं, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना है। कुछ ऐसे वीकर सेक्शंस, चाहे वो एससीज के हों, एसटीज के हों, या इसी तरीके से और जो हैं कि सिविल हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सबकी बात करता है। तो उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कानून बनाए जाएंगे। आर्टिकल 47 बताता है कि जो स्टेट है वो किस तरीके से न्यूट्रिशन का, जो हमारा भरण पोषण है या इस तरीके की जो हमारी चीज़ें हैं उनको कैसे, उनके लेवल को ऊपर बढ़ाए, या जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उनको कैसे इम्प्रूव करें, पब्लिक हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव करें, उसको लेकर जो सरकार की, जो राज्य की ड्यूटी है वो उसको फॉलो करना चाहिए, और उसको किस तरीके से वो प्रयास करें कि जिससे कि न्यूट्रिशन का लेवल हमारा बढ़े, और स्टैंडर्ड लिविंग जो है उसमें किस तरीके से हेल्थ इम्प्रूव हो, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो, उसको लेके प्रावधान किए जाएं। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि उसके संबंध में जो भी प्रावधान है उसमें स्टेट एफर्ट्स करेगा, एंडेवर करेगा कि वो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या कानून बनाने चाहिए जिससे कि फायदा हो। तो इसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 48A ये भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ही लाया गया, जो एक इम्प्रूवमेंट की बात करता है एनवायरनमेंट में, जो हमारा वातावरण है, और साथ ही साथ हमारी जो फॉरेस्ट हैं या वाइल्ड लाइफ हैं उनको किस तरीके से सेफ गार्ड किया जाए, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, सुरक्षित किया जाए, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके बारे में कानून बनाने की बात है कि स्टेट जो है वो एंडेवर करेगा कि वो प्रोटेक्ट कैसे कर सके। आर्टिकल 48A में आर्टिकल 49 बात करता है जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे
प्लेसेस हैं हेरिटेज जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उनको प्रोटेक्ट करने की। जैसे ताजमहल की बात करें अगर, तो हमारा एक नेशनल इम्पोर्टेंस का एक मॉन्यूमेंट है, तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उसको ये ऑब्जेक्ट के साथ स्टेट को अपने एफर्ट्स करने हैं कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके बारे में आर्टिकल 49 में कहा गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसपे कानून बनाना जरूरी भी है, क्योंकि हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, जहाँ पे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सब अपने अपने फील्ड में रह के कार्य करेंगे। तो जो आर्टिकल 50 है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि किस तरीके से जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से अलग कार्य करे और उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना किया जाए। तो इस पर कोई कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऐसे अपने निर्णय दिए हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है। लेकिन चूंकि एक वेलफेयर स्टेट है हमारा, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर डेलीगेशन ऑफ पावर्स भी होता है, चाहे वो जुडिशियल पावर्स हों या फिर वो लेजिस्लेटिव पावर्स हों। तो उसको देखते हुए अभी तक डायरेक्टली इस पे सच कोई कानून नहीं बना है, लेकिन जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करके, सेपरेट करके अपने अपनी फील्ड में काम करने की बात आर्टिकल 50 कहता है। इसके साथ फिर जो लास्ट आर्टिकल है पार्ट 4 में, वो है आपका आर्टिकल 51, जो बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, कि उसको कैसे प्रमोट किया जाएगा। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें किस तरीके से भारत का अपना एक हस्तक्षेप रहेगा, वो उसको कैसे प्रमोट करेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे एक शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। तो उसको लेके जो भी निर्णय हैं, जो भी फैसले हैं, वो स्टेट करेगा और उसको लेकर तत्पर रहेगा कि उसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो ये जो आर्टिकल 51 है, ये एक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करता है। और कुल मिला के जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक पार्ट 4 में है, इन सभी को, जैसा मैंने कहा, कि ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, ये जस्टिसेबल नहीं है। मतलब अगर इसमें से स्टेट किसी पर भी कानून नहीं बना रही है या इनको अपना कानून बनाते समय कंसिडर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके एक रिट पिटीशन फाइल करे कि क्योंकि ये प्रावधान दिए गए हैं पार्ट 4 में और इसको सरकार इसको प्रयास नहीं कर रही है इसको पूरा करने के लिए, तो इसको डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा दिया जाए कि वो इस पर कानून बनाए या इसको इम्प्लीमेंट करे। रीजन यही है कि ये अपने आप में एनफोर्सेबल नहीं है। और ये आर्टिकल 37 में शुरुआती दौर में ही ये बता दिया गया कि दैट दीज प्रिंसिपल्स आर not enforceable by the court of law. These principles are not justiciable. These directive principles of the state policies are not justiciable by the court of law. And this is a very moot point in Indian legal system also, कि ये justiciable क्यों नहीं है। इसके लिए हमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इसमें जो डिबेट्स हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो डिबेट्स के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि क्यों हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्सेबल नहीं बनाया। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, ये सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये एक कम्युनिटी वेलफेयर की बात करते हैं। तो ये सारे जो विषय हैं, ये आम आदमी से, हमारी पब्लिक से जुड़े हुए हैं। और इनके लिए जो भी कानून बनाए जाएं, उसके लिए जो स्टेट है उसको एंडेवर करने हैं, उसको प्रयास करने हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसीलिए बने हैं। लेकिन जब हम अपने संविधान सभा में हुई बहस और चर्चा की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो पार्ट 4 था, वो भी पार्ट 3 की तरीके से ही इसमें दिया गया था, और कि फंडामेंटल राइट्स की तरीके से ही दिया गया था। लेकिन जब इस पर विशेष चर्चा शुरू हुई, तो उसमें ये बताया गया कि न सिर्फ ये एनफोर्सेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, बल्कि इनको अलग तरीके से भी इशू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बाकी की चर्चा मैं बाद में करूंगी। धन्यवाद।